हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। यूपीएसआई 2025 टारगेट, जिसमें हम लोग हिंदी के पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 16 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, उसके टोटल हिंदी के 40 प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। हिंदी गद्यांश के साथ हिंदी साहित्य और उससे ग्रामर के टोटल जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग इस वीडियो में जिक्र करेंगे। 16 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हैं। ये क्वेश्चन है, तो आइए इसको क्रमवार से देखते हैं और उसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि क्या है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए सीधे सीधी बात पूछा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? समीधा बोलते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा बोलते हैं। वन काष्ठ, वन की लकड़ी अर्थात जंगल की लकड़ी को बोलते हैं वन काष्ठ होता है। और शुष्का नहीं, शुष्क काष्ठ यहाँ पे। शुष्क काष्ठ किसको बोलते हैं? शुष्क काष्ठ किसको बोलते हैं? जो सूखी लकड़ी होती है इसको शुष्क काष्ठ बोलते हैं। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा बोलेंगे। नेक्स्ट है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ में थोड़ी सी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण चार तरीके के होते हैं: स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसको बताता है? स्थान का बोध कराता है कि ये कहाँ पे, यहाँ वहां जहां तहां। जिसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? जहां वहां, जगह को बताएगा, जहां तहां, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। परिमाण जो होता है, ये परिमाण अर्थात क्वांटिटी, मात्रा को बताता है। मात्रा को बताता है जैसे कि अधिक हो गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा, ज्यादा, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब कालवाचक जो होता है वो समय को बताता है कि आज कल परसों कब होगा, ये समय को बताता है, ये समय को बताता है। और रीतिवाचक जो होता है वो कार्य करने के ढंग को बताता है कि कार्य कैसे होगा, तेज होगा, धीरे होगा, हंसते हंसते होगा। तो ये उसके कार्य को अच्छे तरीके से होगा। तो ये कार्य करने के ढंग को रीतिवाचक बोलेंगे। कालवाचक समय को बताता है। स्थानवाचक यहाँ वहाँ स्थान का बोध कराता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ये क्वांटिटी अर्थात मात्रा को बता रहा है। अर्थात कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान जो है राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। किसके अंतर्गत कार्यरत है? राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। और राजभाषा विभाग जो होता है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है राजभाषा विभाग। नेक्स्ट है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कल्प प्राण में कंठ में कौन कौन से आ जाएंगे? कंठ में अ, क, ख, ग, घ, अंगा, अ, क वर्ग और विसर्ग आ जाते हैं। इसके अंतर्गत विसर्ग आ जाता है। तो यहाँ पे अल्प प्राण के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का यहाँ से ऐसे निकालेंगे इसको 1, इसका ये निकालेंगे 3 और पी से पांचवा, पी यहाँ प से पांचवा। तो अल्पप्राण पहले वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कंठ और पूछा है अल्पप्राण के अंतर्गत कौन आएंगे? तो कंठ में अ, क, ख, ग, घ, अंगा आएंगे। कंठ में सीधे आप देख लीजिए अ, क, ख, ग, घ, अंगा, तो ऐसा ही छट जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। और अल्पप्राण देखेंगे पहले, तीसरा, पांचवा, तो पहला, तीसरा, पांचवा ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है। आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है। तो ये विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सीधे लगा है, विस्मयबोधक चिन्ह लगा है। तो जैसे कि ऐसे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि को व्यक्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं? विस्मय आदि बोधक वाक्य बोलते हैं या विस्मयवाचक वाक्य बोलते हैं। जो इसका चिन्ह होता है इसको ऐसे दिखाते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह ऐसे दिखाते हैं। इसके लिए जैसे अरे, हाय, हाय, ये क्या हो जाएगा? ये विस्मयबोधक शब्द हो जाएगा। हाय, ओ, शाबाश, काश, ये क्या है? विस्मयबोधक शब्द हैं। तो आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है में किस प्रकार का वाक्य है?
विस्मयवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम पूछा है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद पत्रिका का नाम क्या है? गगनांचल है। क्या है? गगनांचल है, जो कि नई दिल्ली में त्रैमासिक पत्रिका है, त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है। ये कहा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध की परिषद गगनांचल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? गगनांचल है, जो कि त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है, नई दिल्ली में प्रकाशित की। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी संस्थान। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय पूछा है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? पूछा है कि अंधकार का पर्यायवाची इनमें से कौन है? क्या धनंजय है, कानन है, अभ्र या ध्वंत है? तो धनंजय किसको बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं। धनंजय, धनुर्धर, पार्थ, भारत, गुडाकेश, गांडीवधारी, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। और कानन किसको बोलते हैं? जंगल को बोलते हैं। वन, जंगल, कानन, कांतार, विपिन, अटवी, दाव, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? जंगल के पर्यायवाची हो जाएंगे। और अभ्र किसको बोलते हैं? आकाश को बोलते हैं, गगन को बोलते हैं, आसमान को बोलते हैं, व्योम, शून्य भी बोलते हैं इसको, तो ये भी नहीं होगा। और ध्वांत, ध्वांत होता है अंधकार का पर्यायवाची। अंधकार अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा, अंधियारा, तमस, तमिश्रा या तम बोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अंधकार का पर्यायवाची, ध्वांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है करबला के रचनाकार कौन है? करबला के रचनाकार कौन है पूछा है। तो करबला के रचनाकार, करबला एक नाटक है जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। करबला किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की एक नाटक है, इनकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और इनके नाटक में देख लेंगे करबला हो जाए, एक तो करबला हो जाएगा, दूसरा संग्राम हो जाएगा। संग्राम याद रखिएगा, संग्राम और प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी, प्रेम की क्या हो जाएगा? वेदी, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। इनकी मुख्य रचनाओं में कौन कौन सी आ जाती हैं? जैसे गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रय, ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री करते हैं। कौन करता है? भारत के गृह मंत्री करते हैं, जो वर्तमान में कौन है? अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट है देश, वेश, क्लेश, वेश, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? इन चारों में से पूछा है कि कितने स्त्रीलिंग है। तो इनमें से कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह 0। इसमें कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, सब पुल्लिंग शब्द है। देश, वेश, क्लेश, वेश, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी बताना है, क्या इसमें कौन सही है? क्या विकास होता है, विकास होता है, विकास, विकास, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी वर्तनी सही है, विकास की वर्तनी, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी सवा शेर गेहूं और कफन कहानियों के लेखक कौन है? इस पूछा है कि इन सब कहानियों के लेखक कौन है। तो परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं और कफन खिलाड़ियों के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद भी है। इसके भी लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद का एक और कहानी याद रखिएगा, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा बहुत ये भी पूछा जाता है। नमक का दरोगा ये इन्हीं का कहानी है, नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद का है परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन और नमक का दरोगा, ये इन्हीं की कहानियां हैं। और इनका थोड़ा सा इनके बारे में ज्यादा पूछा जाए तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो नाम है, इनका अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम है धनपत राय या नवाबनाथ। इनका अन्य नाम पूछे कि इनका अन्य नाम पूछा भी जाता है कि इनका अन्य नाम क्या है, तो इनका अन्य नाम धनपत राय। धनपत राय इनका अन्य नाम क्या हो जाएगा? धनपत राय या फिर नवाब राय। क्या हो जाएगा? नवाब राय हो जाएगा। अन्य नाम मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम धनपत राय या नवाब राय हो जाएगा। इनकी रचनाएं तो अभी बताए हैं, गबन गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। तो इनकी कहानियों को भी याद रखिएगा थोड़ा सा। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन और नमक का दरोगा। अभी इसका नाटक पूछा था पिछले में कि करबला, संग्राम और वेद की देवी, तो ये किसकी थी? यहाँ पे कहा गया करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी।
प्रेम की वेदी, ये इनके नाटक हो जाएंगे। और यहाँ पे रचनाओं में इनका देख लेंगे तो ये हो जाएगा इनकी रचनाएं, अन्य नाम धनपत राय और नवाब राव हो जाएगा। नेक्स्ट है नशीला शब्द में प्रत्यय पूछा है कि प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगता है। शब्दांश जो शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो नशीला में प्रत्यय पूछा है कि नशीला में प्रत्यय क्या होगा। तो नशा प्लस इला, नशा प्लस इला अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नशीला में प्रत्यय क्या हो जाएगा, इला प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है शांति का विलोम पूछा है कि इनमें शांति का विलोम क्या होगा। शांति का विलोम अशांति होता है और शांति का विलोम क्या होता है, और युद्ध भी होता है। तो शांति का विलोम क्या हो जाएगा, युद्ध भी हो जाएगा और अशांति भी हो जाएगा, अशांति भी बोल सकते हैं। तो शांति का विलोम एक युद्ध हो जाएगा और अशांति भी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। पूछा है कि इसमें से क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है, यानी कि अनेकार्थी शब्द पूछा है कि क्षेत्र का अनेकार्थी शब्द कौन कौन है और कौन नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है को बताना है। क्षेत्र का अर्थ तीर्थ होता है, क्षेत्र का अर्थ शरीर भी होता है और क्षेत्र का अर्थ कृति भी होता है, लेकिन क्षेत्र का अर्थ वीर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्षेत्र का अर्थ वीर नहीं होता, वीर को शूर भी बोलते हैं, शूर भी बोल सकते हैं। तो इनमें से क्षेत्र का अर्थ नहीं है तो वीर हो जाएगा। नेक्स्ट गद्यांश है यहाँ पे 17 से 19 तक, यानी कि 17, 18, 19 तीन गद्यांश है। आइए इस गद्यांश के सहायता से क्वेश्चन को देखते हैं कि हिमालय, पहला है हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं। हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं, यहाँ पे देखेंगे हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं। तो सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां इसी महान पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हिमालय पर्वत, हिमालय की अद्भुत सौंदर्य, दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और पांच पावन नदियों को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो कितनी नदियां, पांच नदियां। हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं, 5 नदियां बहती हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है। हिमालय से बहने वाली नदियों में कौन सी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, सिंधु है, पर गोदावरी यहाँ पे नहीं कहीं दिया। देखेंगे सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र है, न कि गोदावरी। तो यहाँ पे गोदावरी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है। तो हिमालय का विस्तार कितने मील है। तो इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। इसकी यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है, चोटी की ऊंचाई दिया गया है। तो यहाँ पे इसकी विस्तार पूछा है 2000 मील तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितनी मील तक है, 2000 मील तक है। नेक्स्ट है व्याघ्र का तद्भव पूछा है कि व्याघ्र का तद्भव रूप क्या होगा। तो व्याघ्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। व्याघ्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्यायवाची कौन सा है। अंडर डेवलप्ड का यहाँ पे हिंदी पर्यायवाची पूछा है कि अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्यायवाची अर्थात हिंदी क्या होगा। तो यहाँ पे विवादग्रस्त, क्या विवादग्रस्त होगा। विवादग्रस्त को क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और अति विकसित अर्थात ओवर डेवलप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवर डेवलप्ड हो जाएगा इसका, ओवर डेवलप्ड। और अविकसित अर्थात इसका विकास ही नहीं हुआ, अर्थात अनडेवलप्ड बोलेंगे, अनडेवलप्ड हो जाएगा, अनडेवलप्ड हो जाएगा। और पिछड़ापन को क्या बोलेंगे, बैकवर्डनेस बोलेंगे, बैकवर्डनेस हो जाएगा, बैकवर्डनेस। तो यहाँ पे अंडर डेवलप्ड यानी कि अल्प विकसित हो जाएगा, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यही था। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अल्प विकसित हो जाएगा, अल्प विकसित हो जाएगा, अल्प विकसित। अनडेवलप्ड मतलब अंडर डेवलप्ड मतलब अल्प विकसित,
विवादाग्रस्त मतलब कंट्रोवर्शियल, और ओवर डेवलप मतलब अधिविकसित, और अविकसित को क्या बोलेंगे, अंडर डेवलप बोलेंगे, और पिछड़ापन को क्या बोलेंगे, बैकवर्डनेस बोलेंगे। थोड़ा सा इसका इंग्लिश भी देख लीजिएगा आप लोग, ये बिल्कुल सही है। अंडर डेवलप मतलब अल्प विकसित। आंख फेरना मुहावरे का अर्थ, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ पूछा है कि आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंख फेरना क्या क्रोधित होना, प्यार करना, या होश में आना, या उपेक्षा करना। तो आंख फेरना अर्थात उपेक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषण हो वह किस प्रकार का समास होता है। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, अर्थात उत्तर पद विशेष हो, उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। इस समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा इस कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण विशेष्य होता है। क्या होता है, विशेषण और विशेष्य होता है, विशेषण विशेष्य होता है। और उपमेय उपमान वाला पूछा है, उपमेय उपमान वाला समास कौन सा है, तो भी बोलेंगे कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद, जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरे पद की इसमें प्रधानता होती है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे जैसे क्या बोलेंगे, त्रिमुहानी बोल सकते हैं, चौराहा बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा द्विगु समास। बहुव्रीहि समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान नहीं होते, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, जिसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे इसमें इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे दशानन हो जाएगा, दशानन हो जाएगा, और क्या बोल सकते हैं, दशानन हो जाएगा, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण हो जाएगा, पीताम्बर हो जाएगा, पीला वस्त्र है जिसका, पीताम्बर हो जाएगा, अर्थात भगवान विष्णु हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास के। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा और हमेशा अव्यय होगा। पहला पद प्रधान होगा और क्या होगा, हमेशा अव्यय या निपात होता है। जैसे आजन्म हो जाएगा, आमरण हो जाएगा, भरपेट हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है चौथा विश्व सम्मेलन। पूछा है कि चौथा विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो चौथा विश्व सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, चौथा विश्व सम्मेलन पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। चौथा विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था, पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। तो थोड़ा सा 1 से 4 तक हम इसमें याद करा देते हैं कि पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ, दूसरा विश्व सम्मेलन, तीसरा और चौथा, 4 तक याद करा देते हैं। तो पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ। पहला विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ और दूसरा विश्व सम्मेलन पोर्ट लुइस में हुआ। कहाँ पे, पोर्ट लुइस कहाँ पे, मॉरिशस में हुआ। और तीसरा जो विश्व सम्मेलन है, तीसरा विश्व सम्मेलन, हिंदी विश्व सम्मेलन, वो नई दिल्ली भारत में हुआ। कहाँ हुआ, नई दिल्ली कहाँ पे, भारत में। नागपुर, पोर्ट लुइस मॉरिशस और नई दिल्ली भारत। और चौथा फिर हुआ पोर्ट लुइस में। कहाँ, पोर्ट लुई में चौथा फिर हुआ, पोर्ट लुई में। तो थोड़ा सा इसको देखिए, नापो, यहां से हम इसको पकड़ लेते हैं, नापो, यहाँ को इसको बता दीजिए, नापो और डिपो, अर्थात नागपुर, पोर्ट लुइस, डिपो, दिल्ली पोर्ट लुइस, नापो डिपो, याद रखिएगा, नापो डिपो। तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन 1 से 4 तक आपको याद हो जाएंगे, नागपुर, पोर्ट लुई, नई दिल्ली और फिर पोर्ट लुई मॉरिशस वाला। नेक्स्ट है ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास है ममता कालिया का, जिसके लिए इनको कौन सा सम्मान मिला था, व्यास सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान, व्यास सम्मान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द पूछा है कि इनमें से शुद्ध शब्द अर्थात वर्तनी बताना है कि कौन सा इसमें वर्तनी सही है। तो इसमें से वर्तनी है रोहिणी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि एक विशेष नक्षत्र का नाम है रोहिणी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, यह बताना है किस प्रकार का विशेषण है। क्या यह गुणवाचक विशेषण है, नहीं, गुण क्या किसी गुण को बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। पहले तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक एवं संख्यावाचक।
क्या यह किसी गुण को बता रहा है, रंग अवस्था गुण को बता रहा है, अगला पिछला लंबा चौड़ा पतला कैसा है, किसी गुण को बता रहा है, नहीं बता रहा। क्या है यह कोई क्वांटिटी को बता रहा है, नहीं बता रहा। क्या इस संख्या को बता रहा है, नहीं। यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह किसका उदाहरण है, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है ऊधो का लेना न माधव का देना, उद्धव का न लेना माधव का न देना। तो किसी से कोई वास्ता न रखना, किसी से कोई वास्ता न रखना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है, संस्कृत आर्य भाषा परिवार की भाषा है। किस भाषा परिवार की भाषा है, आर्य भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है, तो मगही तो ये बिहारी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। अपभ्रंश में देखेंगे 4 रूप है, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और पश्चिमी हिंदी आता है, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी। तो बिहारी राजस्थानी आता है ना, तो इसमें बिहारी के अंतर्गत आते हैं। बिहारी के अंतर्गत क्या आते हैं, भोजपुरी, एक तो आता है भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली, जिसमें से तो मगही किस राज्य में मुख्यतः बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्ण की एक ही मात्रा में एक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है वह जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द बोल सकते हैं कि जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है उसको क्या बोलते हैं, लोहार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जगह लोहार बोलेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है कि इनमें से तत्पर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। शत्रब्ध हो जाएगा, प्रबुद्ध, क्या प्रबुद्ध होगा, तैयार, कटिबद्ध। तो इसमें से जो प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध तत्पर का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। तत्प्रबुद्ध जो होता है, प्रबुद्ध ज्ञानी को बोलते हैं, बुद्धिमान को बोलते हैं प्रबुद्ध। तो इसमें तत्पर का पर्याय कौन सा नहीं है, प्रबुद्ध नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विलोम, पूछा है कि उत्थान का विलोम क्या होगा। तो उत्थान का विलोम क्या होता है, उत्थान का विलोम होता है पतन होता है। उत्थान का विलोम क्या होता है, पतन होता है। और अस्त का विलोम पूछे तो अस्त का विलोम हो जाएगा, उदय का विलोम हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। उदय का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। और झुकाव का विलोम क्या हो जाएगा, अरुचि हो जाएगा, अरुचि। और नाश का विलोम क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। नाश का विलोम क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्थान का विलोम पूछा तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। नेक्स्ट है हे भाई मुझे बचाओ, हे भाई मुझे बचाओ वाक्य में पूछा है कौन सा कारक है। तो यहाँ पे देखेंगे हे भाई कि अर्थात संबोधन कर रहा है, संबोधन कारक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संबोधन कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट है उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया विशेषण 4 तरीके के होते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। तो उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, ये भी मात्रा को बता रहा है। पूर्णतया क्या ये समय को तो बता नहीं रहा, रीति कार्य करने को ढंग को बता रहा है, स्थान को बता नहीं रहा। तो यही है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद पूछा है कि मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मातृ प्लस आज्ञा हो जाएगा, मातृ प्लस आज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। करुण रस का अस्थाई भाव पूछा है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, भयानक रस का अस्थाई भाव भय हो जाता है, भयानक रस का अस्थाई भाव भय हो जाता है। और श्रृंगार रस के अस्थाई भाव को क्या बोलेंगे, रति या प्रेम बोलेंगे, ये निवृत्ति नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति हो जाएगा, भयानक रस का भय हो जाएगा, करुण रस का शोक हो जाएगा। नेक्स्ट है आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आजीवन शब्द में अब शब्दांश कौन सा जुड़ा है, मूल शब्द में शब्दांश क्या जुड़ा है, आगे जुड़ा है। जीवन में आ जुड़ा है, जीवन मूल शब्द है, जीवन में आ शब्दांश जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आजीवन में
आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है मैं परीक्षा लिख चुका हूं। मैं परीक्षा लिख चुका हूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही? क्रिया किस काल का बोध करा रही? क्या पूर्ण भूत का नहीं है? क्या ये भूत का है? नहीं है। भूत का है? नहीं है। सामान्य भूत नहीं, सामान्य वर्तमान नहीं, आसन्न भूत, जिसे कि क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें क्रिया अभी अभी हुई होती है। तो पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूत काल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये रहे टोटल 40 प्रश्न दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा।